नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। काबुल में बिताया हर नया दिन तालिबान को एक अनौपचारिक वैधता देता है। तालिबान में अब उन नामों पर भी माथापच्ची शुरू हो गई है जो सरकार में शीर्ष पर होंगे। बड़ी खबर में आज हम इन नामों की चर्चा करेंगे और हर चर्चा इस बात की भी होगी कि जब रूस, चीन और पाकिस्तान अपना रुख लगभग साफ कर चुके हैं, तब अफगानिस्तान में खरबों रुपए लगाने वाला भारत और उसका विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ साथ चर्चा होगी पश्चिम बंगाल की भी, जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी सरकार को एक झटका दिया है और कहा है कि हिंसा से जुड़ी जांच करिए। आदेश में क्या बारीकियां हैं, सरकार का क्या रुख है, इस राजनीतिक हिंसा पर इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। अच्छी तरह का हिंदुस्तान में ही रहा। आजादी आजादी आजादी। कुछ याद आया आपको ये वीडियो देखकर? उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के आखिर में हुए दंगों की सबसे विभत्स तस्वीरें हमने इस वीडियो में देखी। शराफत का तकाजा है कि काफी कुछ बीप करना पड़ा। दंगों के दौरान 3 लड़कों को सड़क पर गिरा दिया गया था। अधमरे हो चुके इन लड़कों को पुलिस के जवान पीटते हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गवा रहे थे। बीच बीच में आज़ादी का ताना दे रहे थे। पिटाई के बाद पुलिस इन्हें थाने ले गई और वहां से अस्पताल, जहां फैजान ने दम तोड़ दिया और फैजान ही था जो राष्ट्रगान गा रहा था। परिवार वालों ने बताया कि वीडियो 24 फरवरी की शाम का है। पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा था, लेकिन दिल्ली पुलिस, जिसके जवान कई जगह दंगाई भीड़ के साथ पत्थर चलाते दिखे, मालूम नहीं कर पाई कि इस जघन्य अत्याचार में शामिल पुलिस वाले कौन थे। मामले में केस दर्ज हुआ, अदालत गया और दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। और वहां जानते हैं पुलिस ने क्या कहा कि इलाके में स्थित ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे 24 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक चल ही नहीं रहे थे। 17 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। लेकिन सूत्रों ने यह दावा जरूर किया कि 3 पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है जिन पर मारपीट का अंदेशा है। इंडिया टुडे के हिमांशु मिश्र फैजान की मां से उत्तरी पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी में जाकर मिले। अपने बेटे का नाम सुनकर मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका कहना है कि घटना वाले दिन वो कुछ महिलाओं के साथ सड़क पर थी, तभी शोर मचा और वो घर आ गईं, लेकिन तब तक उनका बेटा उन्हें खोजने घर से निकल गया था। फैजान की मां कहती है कि 17 महीने में कभी पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया। एक बार पैसे देने के लिए अकाउंट नंबर मांगने आए थे जो उन्होंने नहीं दिए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लंबी तफ्तीश में पुलिस ने दंगों में तैनाती के सारे रिकॉर्ड खंगाले और यहां से उन्हें दिल्ली आर्म्ड पुलिस के एक जवान के बारे में पता चला। इसकी निशानदेही पर 2 और जवानों की पहचान की गई। जरूरत पड़ने पर पुलिस वालों के लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किए जा सकते हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगा पुलिस की नाक के नीचे हुआ। इसके सारे मामलों की जांच निष्पक्ष ढंग से जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है ऐसे मामलों की जांच जिसमें खुद पुलिस ही हिंसा की कार्रवाई में शामिल दिखी हो। राष्ट्रगान गाने वाला फैजान दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मां को और उनकी आंखों को इंसाफ का इंतजार है। एक इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद और संविधान के हिसाब से चलने वाले देश में। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले ने जिसे ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यायालय ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या और बलात्कार के मामलों को सीबीआई को सौंप दिया है। बाकी मामलों की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को करनी होगी। सीबीआई और एसआईटी दोनों को अदालत की निगरानी में जांच करनी होगी। कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में शामिल हत्या, बलात्कार और बलात्कार की कोशिश के मामले केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाएं। राज्य सरकार को इससे संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। इन मामलों की जांच में किसी भी तरह की रुकावट को गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायालय में इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में पक्षपात हुआ है, लेकिन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल की 5 जजों वाली बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया और सरकार को पीड़ितों के लिए मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। दर्शक जानते ही हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ही हिंसा की जांच का आदेश दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां की थी
और अब अदालत का आदेश आ गया है जिसमें मामला ममता बनर्जी से निकलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में चला गया है। ममता की दिक्कत यहां खत्म नहीं हुई, अब ये मामला और आगे जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ अब आयोग की रिपोर्ट में उठाए गए दूसरे मामलों पर सुनवाई करने वाली है। तो फिलहाल ममता सरकार कुछ दिन अदालतों के चक्कर लगाती रहेगी। इस मामले पर तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि अदालत का फैसला संघीय राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है। तृणमूल ने लगातार इल्जाम लगाए कि हिंसा के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। इन मामलों में राज्य सरकार ने कार्रवाई के लिए तत्परता नहीं दिखाई और यही वजह है कि जो काम राज्य सरकार को खुद कर लेना चाहिए था उसमें न्यायालय को दखल देना पड़ रहा है। दूसरी सुर्खी, हाईकोर्ट से हम राज्य सरकारों को मिल रहे झटकों की बात कर ही रहे हैं तो गुजरात का जिक्र भी कर लेते हैं। अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी के वक्त प्रताड़ना से बचाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय ने द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है। गुजरात विधानसभा से यह कानून 1 अप्रैल को पास हुआ था और 1 जून से प्रभावी हुआ था। गुजरात सरकार का कहना है कि यह कानून शादी के बाद लालच या जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए बनाया गया है। अदालत में भी गुजरात सरकार ने कहा कि 2 धर्मों के बीच शादी पर रोक नहीं है, लेकिन सुनवाई के दौरान 2 दिन पहले अदालत ने कहा था कि कानून की भाषा स्पष्ट नहीं है और ये 2 धर्मों के लोगों के बीच हो रही शादी पर लटकती तलवार की तरह है। अदालत ने आदेश दिया है कि कानून की धारा 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6 और 6A प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन अगर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया गया है तो ये कानून लागू रहेगा। धारा 3 से 4C में बल या छल से धर्म परिवर्तन और उसके लिए सजा का जिक्र है। धारा 5 कहती है कि धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी है। अगली सुर्खी का संबंध मुनव्वर राणा से है। मशहूर शायर लेकिन एक बार फिर से विवादित बयान देकर खबरों में है। कह रहे हैं कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में है। मुनव्वर साहब, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान और हिंदुस्तान के बीच में कैसे देख रहे हैं कि क्या होगा आने वाले वक्त में? हिंदुस्तान के लिए अच्छे दिन रहेंगे, क्योंकि आज तक 1000 बरस 921 बरस की तारीख है अफगानिस्तान से दोस्ती की। कभी किसी अफगानी ने किसी हिंदुस्तान को न बुरा कहा, न नुकसान पहुंचाया और न अपनी मोहब्बत में कमी की। लेकिन अब तो वहां पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का मतलब आतंकवादी संगठन कहा जाता है। उसकी क्रूरता की जो मिसालें हैं, जो तस्वीरें आती हैं, बहुत डरावनी होती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तरफ जाएगी, समझे आप। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। हा? राम राज्य है। नहीं, अब रामराज कहाँ है? अब तो कामराज है। हा? बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, तो कामराज है, रामराज नहीं है। बिल्कुल रामराज नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है। हम क्या कह सकते हैं किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि उनके बाप दादा यहाँ आबाद रहे हैं, यहाँ से कमा के अपने बच्चों को उन्होंने पाला है। अपनी लड़कियों के लिए दुपट्टे से लेकर के और कुर्ते पैजामे के कपड़े सब यहाँ से खरीद करके ले गए हैं। अपनी बच्चियों की आबरू के लिए जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वो सब यहाँ से खरीद के ले गए हैं। आज भी हमारे मोदी जी ने जो वहां पर पार्लियामेंट बनवाई है और जो सब इमदाद की है, और करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान होगा।
एक बार तो नुकसान पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुनव्वर राना देश के मशहूर शायर हैं। हर तरह के उम्र और धर्म के लोग जो भी भारत में हैं या भारत से बाहर हैं और हिंदुस्तानी शेर व शायरी को पसंद करते हैं, उनके मुरीद रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में वो लगातार ऐसे बयान देते रहे जिनका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस उन्होंने कुछ सत्य मान लिया और उसके हिसाब से लंतरानी हाँक दी। जब आप पब्लिक फिगर हो और आपको बहुत सारे लोग सुनते हों, तब आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। और रही बात हिंदुस्तान से तालिबान की तुलना की, तो राणा साहब को ज़रा कंधार में खड़े IC-814 की तस्वीरें याद करनी चाहिए, जब वहाँ पर तालिबानियों ने ये सुनिश्चित करवाया था कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के एवज में 3 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ना पड़े। मुनव्वर राना दोस्ती की बात भी कर रहे हैं। उस संदर्भ में भी इस घटना को वो याद कर सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 2 दिन पहले ही तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो किसी के खिलाफ बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और भी समझदारी की बड़ी बड़ी बातें। सुनकर लगा कि क्या लोगों ने वाकई तालिबान पर गलतफहमी पाल ली थी, क्या ये नेक इरादों वाले हो गए हैं। लेकिन तालिबान अपने ढर्रे पर जल्द लौट आया। वो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तालिबान आम लोगों पर गोलियां चला रहा है। ऐसा ही एक वीडियो जलालाबाद प्रांत से आया। यहाँ के अहमदाबाद शहर में अफगान नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर लोग बाहर जुटे थे। तालिबान से बर्दाश्त नहीं हुआ और प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद भगदड़ भी हुई, इसमें भी कई लोगों की मौत हो गई। एक और वीडियो आया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से। यहाँ तालिबान के आतंकवादियों ने उन लोगों पर गोलियां चलाईं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तालिबान के डर से वतन छोड़ने के लिए। तालिबान उनको बंदूक के दम पर रोक कर रखना चाहता है। इस बीच अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। अमेरिका, भारत समेत कई देश अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने में लगे हैं। उधर दुनिया के देश तालिबान पर स्टैंड भी ले रहे हैं। तालिबान से रिश्ते रखने या न रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारत का तालिबान पर स्टैंड खोजने पर भी अभी नहीं मिल रहा। तालिबान को लेकर हमारी सरकार का रुख क्या है, हमें नहीं पता। सरकार तालिबान का नाम भी नहीं लेना चाहती। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता हुई। विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या भारत ने हाल फिलहाल में तालिबान से बात की है। विदेश मंत्री का जवाब था, अभी हम बदलते हालात पर नज़र बनाए हैं। तालिबान और उसके प्रतिनिधि काबुल पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि हमें वहां से शुरू करना चाहिए। विदेश मंत्री से पूछा गया कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्या आगे भी जारी रखेंगे। इस पर उनका जवाब था कि अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते आगे भी जारी रहेंगे। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अभी बाकी देशों की तरह हम भी अफगानिस्तान में बदलते हालात पर नज़र बनाए हैं। अभी हमारा ध्यान भारतीयों पर है जो वहाँ मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा पर है। तो सरकार अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही, पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रही, क्योंकि सरकार ये जानती है कि अभी तालिबान पर शायद पूरा पक्ष स्पष्ट करना मुनासिब नहीं होगा, जबकि वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं। भारत शायद इस बात के इंतज़ार में है कि तालिबान की सरकार का स्वरूप साफ हो और उसके बाद एक मुकम्मल स्टैंड लिया जाए। क्या तालिबान पुरानी राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में भागीदार बनाएगा? क्या उन नेताओं को साथ लेगा जिनके भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं? तालिबान की हामिद करजई और अब्दुल्ला जैसे कई नेताओं से बात चल रही है, लेकिन तालिबान ये कह चुका है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं होगी, मतलब चुनाव नहीं होंगे, सीधे नियुक्तियां होंगी। तो तालिबान की हुकूमत में वो कौन से लोग होंगे जो बड़े फैसले लेंगे, बड़े नाम होंगे, जिनसे भारत को भी अपने रिश्तों पर विचार करना होगा? आज आपको बड़ी खबर में बताते हैं। इस सूची में पहला नाम है हिब्तुल्ला अखुंदजादा। 20 जुलाई 2017 की बात है। अफगानिस्तान में हेलमंद प्रांत के गैरशक इलाके में एक फिदायीन हमला हुआ। इसमें अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। कार में विस्फोटक लेकर फिदायीन हमलावर मिलिट्री बेस में घुस गया। उसकी पहचान हुई 23 साल के अब्दुल रहमान उर्फ हाफिज खालिद के तौर पर। ये फिदायीन तालिबान के मुखिया हिब्तुल्ला अखुंदजादा का बेटा था। माना जाता है कि अखुंदजादा के कहने पर ही उसका बेटा फिदायीन हमलावर बना था। अखुंदजादा सुसाइड बॉम्बिंग का बड़ा समर्थक माना जाता है और इसके समर्थन में फतवा भी जारी कर चुका है। जन्नत नसीब होगी वाली बात कहकर मदरसे के बच्चों को फिदायीन बनने के लिए उकसाया जाता था। इस तरह की कट्टर छवि अखुंदजादा की रही है और वो उन मुजाहिदों में भी शामिल रहा है जो 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़े थे। हालांकि उसकी छवि एक सैन्य कमांडर के बजाय धार्मिक कट्टरपंथी नेता की ज़्यादा है।
1990 के दशक में वो शरिया कोर्ट्स का मुखिया था, फतवे जारी करता था। 1996 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने कई तरह के नियम लागू किए, जैसे महिलाओं को पब्लिक में पत्थर या कोड़े मारना, या लड़कियों के स्कूल जाने या नौकरी पर पाबंदी, या किसी को पब्लिक में शरीयत कानून के हिसाब से फांसी देना या हाथ पैर काटना। इस तरह की सज़ा देने के पक्के समर्थकों में अखुंदज़ादा को गिना जाता है। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद अखुंदज़ादा पाकिस्तान में छिप गया था। 2016 में मुल्ला मंसूर अख्तर के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद अखुंदज़ादा को तालिबान का चीफ बनाया गया। इसका प्रमुख बनने के बाद उसने अफगान सेना के खिलाफ हमलों को बढ़ावा दिया। अब तालिबान की सरकार में अखुंदज़ादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनने का ख्वाब पाले है, यानी सबसे बड़ा धार्मिक नेता। जिस तरह का सिस्टम ईरान में है, ईरान के लिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति कोई बने, ताकत सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। इसी तरह की व्यवस्था अफगानिस्तान में भी हो सकती है। अखुंदज़ादा का सुप्रीम लीडर बनने का मतलब उस आदमी के हाथ में देश की कमान जो फिदायीन हमलों का समर्थक है, महिलाओं पर अत्याचार का समर्थक है, अपराधियों के अंग काटने का समर्थक है। कैसे मान लें कि ये आदमी बदल गया होगा, ये आतंकवादी बदल गया होगा, शरीयत कानून के बारे में इसके पुराने ख्याल बदल गए होंगे। कैसे मान लें? तालिबान की सत्ता में अब पिछली बार जैसा अफगानिस्तान नहीं होगा, इस दावे को कैसे मान लें? इस सूची में अगला बड़ा नाम है अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर का। कहा जाता है कि तालिबान मुल्ला बरादर के हिसाब से चलता तो इतिहास अलग होता। अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले की शायद नौबत भी ना आती। मुल्ला बरादर वो आदमी है जिसने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में शरण देने का विरोध किया था। तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर ने लादेन को 1996 में अफगानिस्तान में शरण दी थी। मुल्ला बरादर को यह फैसला ठीक नहीं लगा। लादेन को शरण देने का अंजाम क्या हुआ सब जानते हैं। मुल्ला बरादर के तालिबान की कोर लीडरशिप से अलग राय रखने के और भी उदाहरण बताए जाते हैं। लादेन के प्रभाव में तालिबान के नेता पश्चिमी देशों के विरोधी हो गए। पश्चिमी देशों के एनजीओ के अफगानिस्तान में काम करने का विरोध करने लगे। उधर मुल्ला बरादर के समर्थकों का कहना है कि हमारा नेता कहता था कि अफगानिस्तान को पश्चिमी देशों से मदद की दरकार है, यह आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो कई बातें सामने आती हैं कि कई फैसले थे जब तालिबान के बाकी नेता एक तरफ थे और मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के भविष्य और तालिबान के भविष्य को देखते हुए फैसला ले रहा था। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का वो करीबी भी रहा है, इसलिए तालिबान की शुरुआत से अब तक संगठन में उसका दबदबा भी है। मुल्ला बरादर ही तालिबान का पहला नेता था जिसे 2009 में ही लग गया था कि सरकार से बात करनी चाहिए। 2009 में जब हामिद करज़ई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे तो मुल्ला बरादर ने बातचीत शुरू की थी। रिपोर्ट्स हैं कि तब मुल्ला बरादर भारत की एजेंसियों के भी संपर्क में था, लेकिन फिर इसकी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मिल गई और 2010 में पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को गिरफ्तार कर लिया। 8 साल तक उसे हिरासत में रखा गया और जब तालिबान ने अमेरिका से बातचीत शुरू की तो उसको लगा कि नेगोशिएशन के लिए मुल्ला बरादर बेहतर आदमी है और तब अमेरिका और कतर ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर मुल्ला बरादर को रिहा करवाया। कतर की राजधानी दोहा में हुई बातचीत में भी मुल्ला बरादर अहम भूमिका में रहा और अब वो तालिबान की सरकार में राष्ट्रपति भी बन सकता है। भारत के लिए क्या ये राहत की बात हो सकती है? इतनी कि पहले उससे एक दफ़ा संपर्क रहा और मुमकिन है कि वो पाकिस्तान की भी ज़रूरत से ज़्यादा ना चलने दे, और ये भी मुमकिन है कि ये खामख्याली हो। अब तालिबान के अगले नेता की बात करते हैं। इस नेता का नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये हक्कानी नेटवर्क तंजीम के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। अभी हक्कानी नेटवर्क का चीफ है और तालिबान का डेप्यूटी चीफ। हक्कानी नेटवर्क आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात है। अफगानिस्तान में अमेरिका और भारत के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दे चुका है। सिराजुद्दीन हक्कानी की चाबी पूरी तरह से ISI के पास मानी जाती है। अमेरिका ने भी पूर्व में कई दफ़ा हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की मदद मिलने का आरोप लगाया। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान सरकार में किसी बड़े पद पर होगा। जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदे और भारत के लिए नुकसान की बात होगी। तो ये कुछ अहम नाम हैं जिनसे आगे भारत को भी डील करना पड़ सकता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार पिछली बार वाली गलती दोहराना नहीं चाहेगी और हमें काम पड़े और पता ही ना हो कि अफगानिस्तान में बात किससे करनी है, ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी। इसीलिए सरकार ताबड़तोड़ बैक चैनल की बातचीत में लगी है। एक्सपर्ट्स ये दावा भी करते हैं कि सरकार सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से भी बात कर रही है। वैसे सरकार ने औपचारिक रूप से इन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होंगे आपको बताते रहेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।